चलिए आज आप लोगों के बीच एक शिक्षा मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के साथ मैं उपस्थित हूँ। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन के संबंध में एक समग्र और संक्षिप्त जानकारी मैं इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों को दूंगा, जो सीटीईटी, बीएड, डीएलएड आदि के परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी साबित होगी। देखिए, अभिप्रेरणा क्या है? मोटिवेशन, इस शब्द से जनरली आप लोग परिचित होंगे और आप लोग भी कई बार हमसे मांग करते हैं कि सर, मैं पढ़ाई से डीमोटिवेट हो रही हूँ, कुछ आप ऐसा कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं, हम में एक मोटिवेशन आ सके पढ़ाई के लिए। नहीं, ऐसा आप लोग हमसे पूछते हैं। तो ये मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है? देखिए, इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है व्यवहार या क्रियाकलाप को में गति प्रदान करने वाला। तो हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो हमारे व्यवहार को, हमारे गतिविधि को, हमारे क्रियाकलाप को गतिशीलता क्या करती है? प्रदान करती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि आपको गुड महोदय का कहना है कि प्रेरणा कार्य के आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। इसी तरह ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित करती हैं। तो और भी परिभाषाएं हैं, तो ये परिभाषाएं वैसे आप किताब, गाइड इससे आप लिख सकते हैं, लेकिन इनकी जो एक समझ है वो मैं आप लोगों को इस लेक्चर के माध्यम से दूंगा। देखिए, मैंने पहला टॉपिक निर्धारित किया है कि अभिप्रेरणा क्या है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वह आंतरिक कारक या बाह्य कारक जो हमें अधिगम के लिए उत्प्रेरित करता है, जो हमारे व्यवहार को गतिशीलता प्रदान करता है, उसे ही हम अभिप्रेरणा कहते हैं। यदि अभिप्रेरणा खत्म हो जाए मानव में, तो उनकी गतिशीलता भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, अर्थात वह निष्क्रिय हो जाएगा। अभिप्रेरणा ही मनुष्य को सक्रिय बनाए रखता है। देखिए, अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। एक सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा और दूसरा नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। ना, अभिप्रेरणा के कितने प्रकार? दो प्रकार होते हैं। एक सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरा नकारात्मक अभिप्रेरणा। जैसे कि तो ये सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या है? तो वह अभिप्रेरणा जो हमारे हृदय में उत्पन्न होती है ना, जिसे हम खुद महसूस करते हैं, तो वह अभिप्रेरणा जो है वह सकारात्मक होती है और आंतरिक होती है। लेकिन कुछ अभिप्रेरणाएं ऐसी है
जो बाह्य परिवेश से हमको प्राप्त होती है। जैसे कि बच्चों को पुरस्कार, दंड आदि के माध्यम से सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। तो वह अभिप्रेरणा कैसी अभिप्रेरणा है? बच्चों को दी जाने वाली बाह्य अभिप्रेरणा है, जिसको मनोविज्ञान नकारात्मक मानता है। मनोविज्ञान कहता है कि बाह्य अभिप्रेरणा बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन वही बच्चा यदि खुद बच्चे में ऐसी रुचि, एक प्रेरणा आ जाए कि हमको पढ़ना है, सीखना है, तो वह उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, जिसको कि मनोविज्ञान सकारात्मक मानता है। तो हमें टीचिंग प्रोसेस में यह चाहिए कि बच्चों में इंटरनल मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेशन कैसे उत्पन्न हो, तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन हमारे व्यवहार को, हमारे एक्टिविटी को गतिशीलता प्रदान करती है। यह दो प्रकार की होती है, सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरा नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा। वैसी अभिप्रेरणा जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है, खुद उत्पन्न होती है, तो वह सकारात्मक अभिप्रेरणा है। जो बाहरी कारकों के कारण उत्पन्न होती है, पुरस्कार, दंड, ये सब के कारण, तो वो नकारात्मक या बाह्य अभिप्रेरणा है। तो हमको सकारात्मक या आंतरिक अभिप्रेरणा को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में जागृत करना चाहिए। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं अभिप्रेरणा की प्रकृति, नेचर ऑफ मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा की क्या प्रकृति होती है? तो इसमें हमको याद रखना है कि अभिप्रेरणा प्रक्रिया और परिणाम दोनों होती है। मोटिवेशन एक प्रोसेस भी है और मोटिवेशन एक रिजल्ट भी है, या प्रक्रिया और परिणाम दोनों होती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक ऊर्जा होती है। अभिप्रेरणा एक आंतरिक ऊर्जा होती है जो अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें ढकेलने का क्या करती है? काम करती है। और जानते हैं अभिप्रेरणा का जन्म हमेशा आवश्यकता के कारण होता है, नीड्स के कारण होता है। अभिप्रेरणा का जन्म हमेशा आवश्यकता के कारण होता है। और अभिप्रेरणा जो है, कभी कभी जो विषय बच्चे सीखना नहीं चाहते, उनको भी सीखने के लिए प्रेरित करती है। कैसे? मान लीजिए किसी बच्चे में यह अभिप्रेरणा जग गई कि हमें जो है पढ़ लिख कर इंजीनियर बनना है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसकी गणित पढ़ने में रुचि नहीं भी है, तो भी वह गणित पढ़ता है। तो अभिप्रेरणा ऐसे विषयों को भी सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करती है जिन विषयों को पढ़ने में उसे पूर्व में रुचि नहीं होती। तो ये अभिप्रेरणा के प्रकृति से जुड़े हुए कुछ तत्व हो गए। तो हम लोग जान पाए हैं अभी तक कि अभिप्रेरणा क्या है, इनके कौन कौन से प्रकार हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द हम लिखे हैं, अभिप्रेरक, मोटिवेटर। तो वे कारक जो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हैं उसे अभिप्रेरक कहते हैं। वे कारक जो अभिप्रेरणा को उत्पन्न करते हैं उसे अभिप्रेरक कहते हैं। अब ये जो अभिप्रेरक है ना, उसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से वर्गीकृत किया है। लेकिन यहां पर मैं दो वर्गीकरण अभिप्रेरक का आप लोगों के बीच लाया हूं। पहला वर्गीकरण है अभिप्रेरक का दो प्रकार, आंतरिक अभिप्रेरक और बाह्य अभिप्रेरक। तो अंदर से जो
रुचि या इंटरेस्ट होती है, किसी आवश्यकता को या किसी उपलब्धि को प्राप्त करने की चाहत होती है, उसके कारण जो माने एक आंतरिक रूप से हमको शक्ति मिलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरक कहते हैं। और बाहरी परिवेश के कारण, जैसे कि समाज में इज्जत प्रतिष्ठा आदि हमको मिले, तो इसके कारण यदि हम अभिप्रेरित होते, हम में अभिप्रेरणा आती है, तो वो आपको बाह्य अभिप्रेरक है। लेकिन दोनों ही तरह के अभिप्रेरक मनुष्य में आंतरिक अभिप्रेरणा ही उत्पन्न करते हैं। तो ये अभिप्रेरक का एक तरह से वर्गीकरण हुआ। ये इतना वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है जो कि आपके NCERT की किताब में है। अभिप्रेरक का दो प्रकार, एक जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक और दूसरा मनोसामाजिक अभिप्रेरक। आप जैविक या शारीरिक अभिप्रेरक को आंतरिक अभिप्रेरक के साथ जोड़कर भी याद रख सकते हैं। और जो साइकोसोशल मोटिवेटर है, मनोसामाजिक अभिप्रेरक है, उसको आप बाह्य अभिप्रेरक के साथ भी जोड़कर याद रख सकते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरक या जैविक अभिप्रेरक कौन है, कौन कौन सा है? तो भूख, प्यास, काम, हंग्री या थर्स्टी, या आपको काम यानी सेक्स का जो एक इच्छा होती है, तो ये तीन आपको जैविक अभिप्रेरक है। भूख, प्यास और काम, ये जैविक अभिप्रेरक है, याद रखिएगा। इसको आप आंतरिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। जबकि इज्जत, आत्मसम्मान, ये सब जो है आपको मनोसामाजिक अभिप्रेरक है, जिसको आप बाह्य अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। तो इस तरह ये अभिप्रेरक के आपको दो क्या हो गए? वर्ग हो गए। ठीक है। तो अभिप्रेरक क्या है, इनके प्रकार, तो आप लोगों को क्या याद रखनी है कि अभिप्रेरक उन कारकों को कहते हैं जो अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है। याद रखिएगा। अब सिंपल में कि दो प्रकार के अभिप्रेरक होते हैं, वैसे अभिप्रेरक का वर्गीकरण जो है सब मनोवैज्ञानिक अपने अपने तरीके से क्या, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से दो तरह के अभिप्रेरक को याद रखना है। एक जैविक अभिप्रेरक, उसको हम आंतरिक अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। दूसरा मनोसामाजिक अभिप्रेरक, उसको हम बाह्य अभिप्रेरक भी कह सकते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है जैविक अभिप्रेरक के, भूख, प्यास और काम, ये याद रखना है। और मनोसामाजिक अभिप्रेरक के जो एग्जाम्पल हैं, इज्जत, आत्मसम्मान, ये आपको याद रखनी है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे है आपको अभिप्रेरणा का वक्र। आगे क्या है? अभिप्रेरणा का वक्र, मोटिवेशन कर्व या कर्व्स ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का वक्र। देखिए, अभिप्रेरणा का जन्म हमेशा आवश्यकता से होता है। आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। और इस आवश्यकता के कारण जब अभिप्रेरणा जन्म लेती है, तो उसके बाद अंतर्नोद उत्पन्न होता है। और इस अंतर्नोद के कारण लोग क्रिया करते हैं। इस क्रिया के बाद उपलब्धि प्राप्त होती है। और इस उपलब्धि के बाद जो है आवश्यकता की पूर्ति होती है। और जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो इस तरह अभिप्रेरणा जो वह है, वह भी क्या हो जाती है?
मंद पड़ जाती है उसका भी खात्मा हो जाता है। मान लीजिए आपको बहुत तेज भूख लग गई, ठीक है, तो आपको भोजन की आवश्यकता महसूस हुई। अब इस आवश्यकता ने आपको मोटिवेट किया किस कार्य के लिए? भोजन की प्राप्ति के लिए। तो अब भोजन प्राप्ति की चेष्टा में आप लग गए। भोजन प्राप्ति कैसे किया जाए इस पर आपने विचार प्रारंभ कर दिया। तो ये जो आप विचार प्रारंभ कर दिए यही क्या है? अंतर्नोद या ड्राइव है। समझ रहे हैं? अब ये जो आपने ड्राइव के तहत अंतर्नोद के कारण आप जो चेष्टा के प्रति चिंतन किए, उसके बाद जो है आप एक निष्कर्ष पर पहुंचकर भोजन प्राप्ति के लिए एक्टिविटी में लग गए, क्रिया करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इस क्रिया के दौरान आपको उपलब्धियां अर्जित हुई ना, यानी आपने भोजन के जो सामग्रियां हैं उसको धीरे धीरे आप अपने एक्टिविटी के कारण अरेंज किया। तत्पश्चात आपने भोजन बनाया और उसको खाया, आपके आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तो ये भोजन न करने की या भूख के कारण, भोजन की आवश्यकता के कारण आप में जो अभिप्रेरणा जगी थी उसका इस तरह क्या हुआ? पूर्ति हो गया। अब ये तो एक उदाहरण दिए, हम दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कि एक कोई बच्चा है, ठीक है, वह देखा कि अपने पड़ोस का उससे जो बड़ा है, सीनियर है, वह इंजीनियर बन गया और इंजीनियर बनने के उपरांत उसको यानी इंजीनियरिंग में जिस दिन उसका परिणाम आया था, रिजल्ट आया था, तो समाज में उसकी काफ़ी चर्चा हो रही थी, उस बच्चे के परिवार में भी चर्चा हो रही थी। इसके बाद बच्चा में एक अभिप्रेरणा जगी ना कि उसी तरह की इज्जत, उसी तरह के चर्चा उनका भी समाज में हो। तो उसके कारण बच्चा में एक अभिप्रेरणा जगी कि हमको जो है इंजीनियर क्या करना है? बनना है। अब ये तो आवश्यकता के कारण इंजीनियर बनने की अभिप्रेरणा उसमें जगी। अब क्या होगा? अंतर्नोद या ड्राइव होगा, यानी इंजीनियर कैसे बने इसके बारे में बच्चा चिंतन करेगा। वह बड़े बुजुर्ग अपने शिक्षक सबसे क्या लेगा? सलाह लेगा। उसके बाद बच्चा क्रिया करना प्रारंभ करेगा, एक्टिविटी करना क्या करेगा? प्रारंभ करेगा। इंजीनियर बनने के लिए जो आवश्यक विषय है उनको वह पढ़ना क्या करेगा? शुरू करेगा। उस दौरान वह कई तरह की उपलब्धियां भी अर्जित करेगा और अंत में जाकर वह इंजीनियर बन जाएगा, उनके आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह वह जो अभिप्रेरणा उसमें जगी थी, अब जब वह इंजीनियर बन जाएगा तो वह उस अभिप्रेरणा की दर क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो इस